हेलो और नमस्ते दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। एम्स की तैयारी आपकी अच्छी चल रही है। आपको जैसे पता है एम्स गोरखपुर का जल्दी एग्ज़ाम आने को है। इसी के मद्देनज़र हम लोग लगातार एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर रहे हैं ताकि मल्टीपल एमसीक्यू इधर से आपके एग्ज़ाम में मिल पाए। आज का हमारा 5th क्लास है। अगर जो आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो पहले के 4 क्लासेस देख के आइए। जिधर हमने किधर बेसिक से लेके आज काफ़ी एडवांस लेवल पे आके बायोकेमिस्ट्री के स्पेशल 50 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है इसे जानने के बाद आपका एग्ज़ाम काफ़ी आसान होने को है। तो बिना डाउट के आज के हम उसको सेशन को शुरू करते हैं। कोई डाउट है तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या हम लोग और सुधार कर सकते हैं और क्या चीज़ें होनी, ठीक है। सबसे पहले बात हम लोग कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की करेंगे। तो 10 सेट जो क्वेश्चन है पहले के वो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इज रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस का ग्लूकोनियोजेनेसिस का जनरल मतलब क्या है भैया? ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो ग्लूकोज का दोबारा फॉर्मेशन अदर देन अदर सबस्टेंसेस से होता है, मतलब कि दोबारा से ग्लूकोज का फॉर्मेशन। ठीक है। इसमें रेट लिमिटिंग स्टेप क्या है? तो फर्स्ट स्टेप है। रेट लिमिटिंग फेज जब भी पूछा जाए तो पहला फेज जहाँ पे एंजाइम होता है उसको बोलते हैं। ठीक है। जैसे आप ग्लाइकोलिसिस पढ़े होंगे तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से कैसे ग्लूकोज 1,6 बाई फॉस्फेट बनता है। क्यों? क्योंकि उधर हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज जो है वो रेट लिमिटिंग एंजाइम है, वही उसको पूरा कंट्रोल कर रहा है। तो वही कंट्रोल करने वाला जो स्टेप है उसी को बोलते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा? फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेटेज, ये क्या होगा? आपका रेट लिमिटिंग एंजाइम या रेट लिमिटिंग स्टेप होगा। याद रखिएगा, फैक्टर 1,6 बाई फॉस्फेटेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम अमोनिया। अमोनिया का मेजर ट्रांसपोर्ट क्या है? तो ग्लूटामाइन है। ग्लूटामाइन ही सबसे ज़्यादा अमोनिया ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इन ब्रेन। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इन ब्रेन कौन है? ग्लूटामाइन 1 या ग्लूटामाइन 3। ठीक है। तो ये हमारा क्या करता है? ग्लूकोज ट्रांसफर करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेन जॉन प्रोटीन आर। बेन जॉन्स प्रोटीन में क्या होता है? लाइट चेन्स होते हैं, लाइट चेन प्रोटीन होती है। जनरली या मल्टीपल माइलोमा में देखने को मिलता है। ऑलरेडी हमने इस बात पे डिस्कस भी किया है, आपको याद होगा कि बेन जॉन प्रोटीन जो है बेसिकली लाइट चेन्स में, बेन जॉन्स प्रोटीन मल्टीपल माइलोमा में देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये लाइट चेन्स में होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीपी इल्ड फ्रॉम एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस का मतलब पायरुवेट से लैक्टेट में कन्वर्जन। ठीक है। पायरुवेट से एलडीएच, पायरुवेट से लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में क्या होता है? पायरुवेट, ग्लूकोज से पायरुवेट तक जो कन्वर्जन होता है उसको बोलते हैं हम लोग एरोबिक पाथवे, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस पाथवे। और एरोबिक के बाद से एनारोबिकली क्या होता है? हमारा पायरुविक एसिड जो पायरुवेट बनता है, पायरुवेट फर्दर ऑन और लैक्टेट में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। उधर पे दो एटीपी इल्ड होता है ना, दो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो इल्ड होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट एबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन क्या है? तो एल्ब्यूमिन है। पहले भी डिस्कस किया है, लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं तो आपको पता होगा टोटल प्रोटीन एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन में सबसे ज़्यादा मात्रा एल्ब्यूमिन का होता है। तो प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन इज एल्ब्यूमिन। ठीक है। जैसे किसी पर्सन को एल्ब्यूमिनेमिया हो जाती है, यानी एल्ब्यूमिन की कमी हो जाती है, तो देखा होगा उसे फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी आपसे पूछा भी जा सकता है, एल्ब्यूनेमिया में ब्लड का कौन सा कंपोनेंट, या एल्ब्यूनेमिया के लिए क्या हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स या क्लिनिशियन? तो आप बोलोगे कि भैया एफएफपी प्रिस्क्राइब करते हैं। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा में बहुत सारा एल्ब्यूमिन होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमीनो एसिड प्रिकर्सर फ्रॉम हिम। हीम से अमीनो एसिड प्रिकर्सर कौन है? तो उसका ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन जो है बेसिकली अमीनो एसिड का प्रिकर्सर है, जो हीम का प्रिकर्सर है। ठीक है।
नेक्स्ट है बॉन्ड स्टेबलाइजिंग प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो बॉन्ड स्टेबलाइजिंग प्राइमरी स्ट्रक्चर इज पेप्टाइड। पेप्टाइड बांड ही प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। पेप्टाइड बांड से ही हमारा जनरली प्रोटीन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो बॉन्ड स्टेबलाइजिंग प्राइमरी स्ट्रक्चर इज पेप्टाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया साइकिल अकर प्राइमरली इन। तो यूरिया साइकिल बेसिकली कहाँ पे होता है? ये प्राइमरी रूप में लीवर में होता है। हमेशा याद रखेंगे यूरिया साइकिल अकर्स प्राइमरली इन लीवर। कीटोजेनिक अमीनो एसिड एग्जाम्पल। कीटोजेनिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है ल्यूसिन। ल्यूसिन इज द कीटोजेनिक अमीनो एसिड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होगा 10 सेट का, वो लिपिड एंड क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी के ऊपर हो, यानी कि लिपिड के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी को। आपको अभी समझ में आ गया कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से जो 10 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हमने पढ़ा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऑलरेडी आपने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट इज लिपिड एंड क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी। गुड कोलेस्ट्रॉल लिपोप्रोटीन इज, तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, पहले भी आपको बताया है प्रीवियस क्लास में। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन में क्या होता है? यह डेंसिटी में हाई होता है, मतलब जल्दी से मूव कर सकता है। लो डेंसिटी में की डेंसिटी लो होती है तो ये जल्दी मूव नहीं करता है, यानी जगह जगह पे जाके ये क्या होता है? इकट्ठा होता रहता है। जैसे ये एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज कर सकता है, या क्या कर सकता है? हेमरेज कॉज कर सकता है। एलडीएल जैसे, एलडीएल क्योंकि लो डेंसिटी है, लेकिन हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या है? इजिली मूव हो सकता है, इसलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। एनर्जी के सोर्स के रूप में भी इसे यूज कर सकते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल लिपोप्रोटीन इज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एंजाइम फॉर टैग ब्रेकडाउन इन एडिपोज। टीएजी ब्रेकडाउन इन एडिपोज के लिए जो एंजाइम होता है वो क्या है? HSL एंजाइम है। समझ में आ गया? आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूसरा एक और क्वेश्चन आपसे कभी भी कोई पूछ सकता है कि बैड कोलेस्ट्रॉल क्या हो सकता है। बैड कोलेस्ट्रॉल जब भी पूछा जाए तो आप बताओगे भैया लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि अभी आपको पता चल गया कि बैड कोलेस्ट्रॉल में क्या है? डेंसिटी को लेके कई सारी डेंसिटी जैसे रहता है उस हिसाब से हमको पता चलता है। ठीक है, कि हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है वो बैड है या गुड है। अगर जो लो डेंसिटी है तो बैड है, हाई डेंसिटी है तो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंजाइम फॉर टीएजी ब्रेकडाउन इन एडिपोज। एडिपोज में ट्राई एसाइल ग्लिसराइड का ब्रेकडाउन कौन करता है? कौन सा एंजाइम करता है? तो उसके लिए जिम्मेदार होता है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। कौन सा एंजाइम है? HSL, दैट इज हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, जो कि ट्राई एसाइल ग्लिसराइड किधर पे स्टोर होते हैं? एडिपोज में। ठीक है, तो TAG बेसिकली क्या है? ये लिपिड का ट्राई एसाइल ग्लिसराइल है, जो कि एडिपोज टिश्यूज में डिपॉजिट रहता है और उनको ब्रेक डाउन करने का काम HSL करता है, यानी कि हाई हार्मोन सेंसिटिविटी लाइपेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम्पिटेटिव इनहिबिटर इफेक्ट इन KM। ठीक है, तो कम्पिटेटिव इनहिबिटर इफेक्ट ऑन KM इज क्या होगा? इंक्रीजेज होता है। ठीक है, क्यों होगा भैया? क्योंकि हमारा एक चीज पूछा गया सीधे इधर देखो, कम्पिटेटिव इनहिबिटर इफेक्ट। ठीक है, तो कम्पिटेटिव इनहिबिटर इफेक्ट हमेशा जो KM में होगा वो इंक्रीजेज फॉर्म में ही रहता है। नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डियक मार्कर फॉर अर्ली मायोकार्डियल इन्फाक्शन विद इन 2 to 4 आवर। 2 to 4 आवर में अर्ली कार्डियक मार्कर क्या हो सकता है? तो मायोग्लोबिन हो सकता है। क्या होगा? मायोग्लोबिन इज द अर्ली कार्डियक मार्कर के रूप में इसको जानते हैं। सबसे पहले यही बढ़ता है, यानी किसी को मायोकार्डियल इन्फाक्शन जैसा चीज हार्ट अटैक होता है तो मायोग्लोबिन 2 से 4 घंटे के अंदर जरूर बढ़ता हुआ देखते हुए आपको मिलेगा। ठीक है। G6PD डिफिशियंसी कॉजेज। G6PD का डिफिशियंसी क्या कॉज करता है? हेमोलिसिस कॉज करता है। पायरुवेट काइनेज भी ऐसा एक एंजाइम है जिसका डिफिशियंसी से भी हेमोलिसिस होता है। G6PD डिफिशियंसी बेसिकली क्या कॉज करता है? हेमोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर कंपोनेंट ऑफ काइलोमाइक्रान। काइलोमाइक्रान का मेजर कंपोनेंट क्या होता है? तो एग्जाम्पल है आपका ट्राई एसाइल ग्लिसराइल। एक्सोजीनस ट्राई एसाइल ग्लिसराइल इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ काइलोमाइक्रान। काइलोमाइक्रान में क्या है? कोलेस्ट्रॉल और
ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं बेसिकली, उसका मिक्सचर होता है बेसिकली, ठीक है। तो ट्राई एसाइल ग्लिसराइल उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, कुछ प्रोटीन भी होते हैं काइलोमाइक्रांस में, ठीक है। नेक्स्ट इज रेट लिमिटिंग एंजाइम फॉर कोलेस्ट्रॉल। रेट लिमिटिंग एंजाइम क्या है कोलेस्ट्रॉल के लिए, तो एच एम जी को एंजाइम ए रेट, एम जी को एंजाइम ए रेट इज द रेट लिमिटिंग एंजाइम फॉर कोलेस्ट्रॉल। स्पेसिफिक मार्कर फॉर एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस, एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस के लिए स्पेसिफिक मार्कर लाइपेज होता है। अगर जो एमाइलेज भी है तो एमाइलेज भी स्पेसिफिक मार्कर है, लेकिन मोर स्पेसिफिक इज लाइपेज। नेक्स्ट इज नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस वेस्ट। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस वेस्ट कौन कौन से हैं भैया, तो यूरिया है नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस वेस्ट, यानी कि हमारा प्रोटीन का इंड मेटाबॉलिज्म से यूरिया बनता है। यूरिक एसिड बेसिकली क्या होता है, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से मिलता है। और क्रिएटिनिन, ये तीनों क्या है, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस वेस्ट है। समझ में आ गया आपको, एनी डाउट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलडीएच आइसो एंजाइम फॉर हार्ट, यानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए एलडीएच का कौन सा आइसो एंजाइम जिम्मेदार है, एलडीएच 1। एलडीएच के कितने आइसो एंजाइम होते हैं, और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो भैया 5 आइसो एंजाइम होते हैं। और एलडीएच 1 जो आइसो एंजाइम है वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एलएफटी, केएफटी एंड थायराइड प्रोफाइल। दैट मीन्स अभी हम एनालाइट्स की बात करेंगे। वी आर ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द लिपिड मेटाबॉलिज्म, also we discussed about the protein metabolism, also we discussed about the carbohydrate metabolism. Now we are going to talk about LFT, KFT and thyroid profiles. इन प्रोफाइल्स में आपको इससे क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आ सकते हैं एग्जाम में, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जेंड्रेसिक ग्रॉफ मेथड क्या मेजर करने का काम करता है भैया, बिलिरुबिन मेजर करने का काम होता है जेंड्रेसिक ग्रॉफ मेथड। और मेलाय एबलिन मेथड से भी बिलिरुबिन का एस्टिमेशन करते हैं। प्राइमरी बाइल एसिड का एग्जांपल क्या है, तो कोलिक एसिड। कोलिक एसिड इज द प्राइमरी बाइल एसिड, ठीक है। क्रिएटिनिन क्लियरेंस यूज्ड फॉर, तो क्रिएटिनिन क्लियरेंस के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, क्रिएटिनिन क्लियरेंस किस लिए यूज करते हैं, तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को मेजर करने के लिए, जीएफआर मेजर करने के लिए क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट करते हैं, यूरिया क्लियरेंस टेस्ट भी करते हैं, और साथ ही साथ हम लोग इनुलिन क्लियरेंस टेस्ट भी करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है मोर स्पेसिफिक जीएफआर मेजरमेंट के लिए कौन सा क्लियरेंस टेस्ट करेंगे, तो भैया बोलोगे आप उसके लिए इनुलिन क्लियरेंस टेस्ट। नेक्स्ट इज मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट फॉर हाइपोथायराइड के लिए मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट क्या है, सीरम टीएसएच, ठीक है। सीरम टीएसएच इज द मोस्ट स्पेसिफिक सेंसिटिव टेस्ट फॉर हाइपोथायराइड, जिसको आप बोलते हो एसटीएसएच, सेंसिटिव थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या फिर इसे सीरम टीएसएच भी बोलते हैं, दैट इज सीरम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट, रिवर्स्ड एजी रेशियो सीन इन, एजी रेशियो रिवर्स कब हो जाता है, मतलब आपको पता है एल्ब्यूमिन ज़्यादा होता है, ग्लोबुलिन कम होता है, लेकिन यह रिवर्स कब हो जाए, रिवर्स कब हो जाएगा भैया, जब लीवर सिरोसिस हो जाए। लीवर सिरोसिस में एजी रेशियो रिवर्स हो जाता है, मतलब ग्लोबुलिन ज़्यादा होगा और एल्ब्यूमिन कम मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वांडेबर्ग डायरेक्ट रिएक्शन। वांडेबर्ग डायरेक्ट रिएक्शन क्या है, कंजुगेटेड बिलिरुबिन के लिए। कंजुगेटेड बिलिरुबिन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वांडेबर्ग डायरेक्ट रिएक्शन करते हैं, ठीक है। वांडेबर्ग डायरेक्ट रिएक्शन से ही कंजुगेटेड बेसिकली हम लोग कैलोरीमेट्रिकली, फोटोमेट्रिकली टेस्ट करने का परफॉर्म करने का। एंजाइम एलिवेटेड इन बोन डिजीज, बोन डिजीज में कौन सा एंजाइम एलिवेट होगा भैया, एएलपी होगा, ठीक है। आपको पहले बताया भी था पैजेट डिजीज क्या है, बोन का डिजीज है, जो बेसिकली क्या होता है, उसमें एएलपी का मात्रा बढ़ जाता है। रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज इज, ग्लूकोज का रीनल थ्रेशोल्ड क्या है, 180 mg पर डेसिलीटर। T3 T4 आर डेरिवेटिव ऑफ, T3 T4 यानी कि ट्राईआइडोथायरोनिन और टेट्राआइडोथायरोनिन किसके डेरिवेटिव है, तो टायरोसिन के डेरिवेटिव होते हैं आपका ट्राईआइडोथायरोनिन और टेट्राआइडोथायरोनिन।
माइक्रो एल्ब्यूमिनुरिया इंडिकेट, माइक्रो एल्ब्यूमिनुरिया क्या इंडिकेट करता है? डायबिटीज या फिर नेफ्रोपैथी डिटेक्ट, डायबिटिक नेफ्रोपैथी या फिर डायबिटीज या नेफ्रोपैथी में माइक्रो एल्ब्यूमिनुरिया आपको इंडिकेट होता है। ठीक है, नाउ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को, बोनस चीज़ें भी मैं कभी कभी आपको बताते रहता हूँ, तो उनके बारे में आपको बताते चलूँगा। जैसे मॉडर्न एनालाइजर के कुछ प्रिंसिपल की बात करेंगे, जैसे कि आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड मेथड, आईएससी मेथड एम्स में सबसे ज़्यादा यूज करा जाता है। इसे सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड के टेस्ट के लिए, मतलब इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट के लिए करते हैं ये, या रैपिड इलेक्ट्रोलाइट एनालिसिस के लिए जाना जाता है। ठीक है, ड्राई केमिस्ट्री, ड्राई केमिस्ट्री क्या अनसर्टेनिटी और एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मल्टी लेयर फिल्म टेक्नोलॉजी से पॉइंट ऑफ केयर को के रूप में टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या है, जो भी हमारा रिएजेंट होता है वो हीट के फॉर्म में आता है, कार्टेज के फॉर्म में आता है, और उस रिएजेंट को आप अपलोड करते हो मशीन्स में, और बहुत ही प्रिसीजन और एक्यूरेसी के साथ वैल्यू जाती है, अनसर्टिनिटी काफ़ी कम देखने को। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लिया, क्लिया को केमिल्यूमी इम्यूनोसेंस भी बोलते हैं। यह गोल्ड यह गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है अल्ट्रा सेंसिटिव हार्मोन एसेज। अभी अल्ट्रा सेंसिटिव हार्मोन एसेज जैसे कि ट्रोपोनिन आई का नाम सुना होगा, उसका हाई सेंसिटिव ट्रोपोनिन आई अभी करके ये बताता है, काफ़ी जल्दी वैल्यू भी आता है, 10 मिनट है। हाई सेंसिटिव ट्रोपोनिन आई, प्रोकैल्सिनोनिन, डी डाइमर, ठीक है, इन सब के इन टेस्ट को हम लोग इसमें ही परफॉर्म करते हैं। T3 T4 TSH भी इधर ही परफॉर्म करते हैं, लैक्टिन सब इसमें लग जाता है। और साथ ही साथ कुछ सीरोलॉजी के भी टेस्ट IBS में लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन, हार्मोन और इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे। विटामिन बी एब्जॉर्प्शन का फैक्टर क्या होता है? इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर जो है विटामिन बी एब्जॉर्प्शन का फैक्टर। ठीक है, स्कर्वी डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी से स्कर्वी डिजीज हो जाता है। ठीक है, इसमें झुर्रियाँ पड़ जाना और आपके होठों का बार बार फटना, ये सब डिजीज होता है, स्किन यूज है। मेजर इंट्रासेलुलर कैटायन, इंट्रासेलुलर कैटायन क्या है? पोटेशियम, पोटेशियम सबसे ज़्यादा इंट्रासेलुलरली पाया जाता है, इसीलिए कभी भी रेड सेल का हिमोलिसिस होता है तो आपसे बोला जाता है कि उससे इलेक्ट्रोलाइट मत करिए, क्यों? क्योंकि उसमें पोटेशियम बढ़ा मिलेगा। ठीक है, ठीक है, और एक्स्ट्रा सेलुलर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एनायन क्या है? तो सोडियम है, याद रखिएगा। ठीक है, को एंजाइम फॉर B6 का को एंजाइम क्या है? तो PLP इज द को एंजाइम फॉर B6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, इंसुलिन किससे प्रोड्यूस होता है? बीटा सेल से। एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी के एक्टिव फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? कैल्सिट्रियोल, कैल्सिट्रियोल इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। ठीक है, विल्सन डिजीज किस मिनरल की कमी से होता है भैया? तो कॉपर, कॉपर की वजह से विल्सन डिजीज होता है, विच इज मेनली द डिजीज ऑफ बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइकार्बोनेट कार्बोनिक रेशियो, बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक का रेशियो क्या होना चाहिए? 20:1 होना चाहिए, बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक का रेशियो। ये जनरली आर्टेरियल ब्लड गैसेज में करते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट्स में यह बहुत बड़ा की मार्कर है। ठीक है, डायग्नोसिस के लिए। ठीक है, हार्मोन फॉर CA होम्योस्टेसिस। ठीक है, हार्मोन फॉर कैल्शियम होम्योस्टेसिस क्या है? वो है PTH हार्मोन, जो है वो बेसिकली CA हेमोस्टेसिस के लिए जाना जाता है। ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन। नेक्स्ट इज पेलेग्रा इज डिफिशियंसी ऑफ, पेलेग्रा किसकी डिफिशियंसी से होता है? विटामिन नियासिन, नियासिन की वजह से पेलेग्रा की डिफिशियंसी बेसिकली हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और आपको एक्स्ट्रा बोनस के रूप में बता के जाएंगे एम्स से रिलेटेड। पहले तो इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में बात करेंगे। तो इन शॉर्ट जानिए इलेक्ट्रोफोर्सिस क्या होता है। तो इलेक्ट्रोफोर्सिस में बेसिकली आपको बताया था, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड और एक एनोड, उसमें इलेक्ट्रिक देते हैं, बीच में कुछ फील्ड होता है, मीडियम होता है, वो जेल हो सकता है, बफर हो सकता है, पेपर हो सकता है, और उनमें चार्ज्ड पार्टिकल को रखते हैं और उनके माइग्रेशन के आधार पे उन्हें सेपरेट इलेक्ट्रो, समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या है इसमें? मीडियम फॉर प्रोटीन सेपरेशन,
प्रोटीन सेपरेशन के लिए क्या मीडियम होगा, तो सेल्यूलोज एसीटोट या एगारोजेल को हम लोग एज ए मीडियम रखते हैं प्रोटीन की सेपरेशन। अब प्रोटीन सेपरेशन के लिए बफर क्या होगा, तो बारबीटाल बफर होगा। तो पीएच फॉर बारबीटाल बफर इज 8.6। 43 क्वेश्चंस क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है। इसमें वेवलेंथ ऑफ यूवी रेंज स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, 200 to 400 nm होता है, विच इज वेरी लो। वायर हम जब बात करते हैं कैलोरीमीटर का, तो अराउंड 380 से 750 तक का वेवलेंथ उसमें होता है, मतलब वाइडर रेंज है, और स्पेक्ट्रोस्कोपी का काफ़ी कम रेंज है वेवलेंथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट सोर्स फॉर विजिबिलिटी के लिए कौन सा लाइट सोर्स होगा, टंगस्टन लैंप होता है, यही कैलोरीमीटर में भी, स्पेक्ट्रोमीटर में भी और स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी होगा। क्रोमेटोग्राफी की बात करेंगे, तो क्रोमेटोग्राफी में HPLC हाई प्रोफाइल लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो होती है, उसमें मोबाइल फेज क्या होता है, तो लिक्विड यानी साइलेंट सॉल्वेंट जो है, वो लिक्विड सॉल्वेंट ही मोबाइल फेज होगा, वही आगे की तरफ क्या करता है, मोबाइल होता है। बाकी पेपर वगैरह जो है वो स्टेशनरी फेज होते हैं, इसमें जो पेपर आप यूज करोगे वो क्या होगा, स्टेशनरी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HbA1c गोल्ड स्टैंडर्ड। HbA1c के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा है, तो HPLC हाई प्रोफाइल लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। जी सर, आप HbS HbC या फिर HbS ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन को भी आइडेंटिफाई इजिली कर सकते हैं। ऑटोमेशन से क्वेश्चन पूछेंगे, तो द डिस्क्रीट वर्सेज कंटिन्यूअस में क्या अंतर है, तो डिस्क्रीट जो है वो कैरी ओवर को अवॉइड करता है, किसका यूज करके, डिस्क्रीट में एक एयर का यूज होता है जो कैरी ओवर को अवॉइड करता है। फाइल कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअसली आप टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है। 48 में प्राइमरी सैंपल प्रोब इज एस्पिरेट्स जो है वो प्राइमरी सैंपल प्रोब के रूप में काम करते हैं। वो प्राइमरी सैंपल प्रोब जो है वो एस्पिरेट ही करने का काम करते हैं, सैंपल को एस्पिरेट करेंगे, रिएजेंट को भी एस्पिरेट करेंगे। कहीं कहीं पे दो प्रोब होता है, जो एक सिर्फ रिएजेंट को एस्पिरेट करता है, रिएजेंट को मिक्स करने के लिए दूसरा प्रोब हो सकता है, और कहीं पे सैंपल को एस्पिरेट करने के लिए तीसरा प्रोब हो सकता है। अब कहीं कहीं पे एक ही प्रोब ये तीनों काम करता है, ये डिपेंड करता है आपका मशीन का कितना अच्छा स्पेसिफिक। इट्स बेटर कि आप मल्टी प्रोब्ड वाले ऑटोमेशन मशीन की तरफ जाइए, जो रिएजेंट के लिए अलग हो, रिएजेंट मिक्सिंग के लिए अलग हो, और सैंपल के लिए अलग हो। अब बात करेंगे एलाइजा और क्लिया की। एलाइजा और क्लिया का मतलब समझते हो आप, एंजाइम लिंक सॉल्वेंट से और केमी ल्यूमी इम्यूनोसेंस से, इन दोनों की बात कर रहे हैं। इसमें सैंडविच एलाइजा क्या डिटेक्ट करने का काम करता है, एंटीजन। सैंडविच का मतलब दोनों तरफ एंटीबॉडी होंगे, बीच में एंटीजन होगा। ठीक है, तो ये सैंडविच एलाइजा हो गया। सिग्नल इन क्लिया, क्लिया में सिग्नल कौन देता है, लाइट और फोटोन जो होते हैं वो सिग्नल देने का काम। ठीक है, तो आई होप आपका ये सेशन काफ़ी अच्छा होगा, और इन सेशन के थ्रू आप क्या करिए, एग्ज़ाम में सक्सेस पा सकते हैं। इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशंस को देखिए, वेस्टगार्ड रूल्स को पढ़िए, और क्यूसी भी पढ़िए। अगर जो आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए, क्यूसी से रिलेटेड या वेस्टगार्ड रूल से रिलेटेड, एलपी चार्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पर भी काम करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, कार्डियक बायोमार्कर की इंटरप्रिटेशन, अनदर बोनस वीडियो, बोनस लेक्चर देके जाऊंगा आपको, जिधर हम आपको बताएंगे बायोमार्कर्स के बारे में। कार्डियक मायोग्लोबिन जो है फर्स्ट 1 to 3 आवर में जब भी कार्डियक अरेस्ट आता है तो ये एलिवेट हो जाता है, मतलब फर्स्ट कोई मार्कर है जो एलिवेशन होगा जब भी अर्ली कार्डियक अरेस्ट है, तो मायोग्लोबिन होगा। पीक ड्यूरेशन कब होगा, 12 आवर पे ये सबसे पीक पे रहता है, मतलब 12 घंटे बाद ये एकदम बढ़ा रहेगा। किसी को हार्ट अटैक आया तो 12 घंटे बाद सबसे ज़्यादा बायोग्लोबिन बढ़ा रहेगा। ठीक है। अर्ली मार्कर और हाई सेंसिटिविटी होता है इसकी। देन ट्रोपोनिन आई या ट्रोपोनिन टी की बात करेंगे, बाद भी किया है, बताया भी आपको। ट्रोपोनिन एंजाइम है, ट्रोपोनिन आई जो है वो क्वांटिटेटिवली आप डिटेक्ट करते हो, और क्वालिटेटिवली डिटेक्ट करते हैं ट्रोपोनिन टी। अभी ट्रोपोनिन आई भी एच ट्रोपाई के नाम से भी होता है, हाई सेंसिटिव ट्रोपाई, और एक कार्टेज बेस्ड भी होता है, जो आइक्रोमा मशीन वगैरह पे आप, छोटी मशीन होती है कार्ड रीडर, उस पर परफॉर्म कर सकते हो। नहीं तो फिर क्लिया में करोगे तो एच ट्रोपाई के रूप में वो हाई सेंसिटिव होता है। तो
ट्रोपाई जो है बेसिकली 3 to 6 आवर में एलिवेशन इसमें देखने को मिलता है। इसका पीक ड्यूरेशन जो है 7 से 10 दिन होता है, यानी आज आपको हार्ट अटैक हुआ है तो आने वाले 7 दिन तक ट्रोपाई बढ़ा रहेगा। मोस्ट स्पेसिफिक फॉर एमआई डिटेक्शन के लिए स्पेसिफिक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। इसीलिए आप देखेंगे हर कार्डियक हॉस्पिटल में ट्रोपाई का बहुत ज़्यादा यूज होता है और बहुत ही जल्दी इसको आपको रिपोर्ट भी करना होता है। अब नेक्स्ट है CKMB, यानी कि क्रिएटिनिन काइनेज मसल एंड ब्रेन विच इज बेसिकली फाउंड इन अ टाइप ऑफ एंजाइम विच इज बेसिकली फाउंड इन कार्डियक मसल्स। तो इसका एलिवेशन 4 से 8 घंटे में होता है, ठीक है, और 24 से 48 घंटे इसके पीक ड्यूरेशंस होते हैं और री इन्फेक्शन के लिए यह यूजफुल होता है। दोबारा से इन्फेक्शन हो गया है कि नहीं इसके लिए, तो पहले तुमने मायोग्लोबिन किया, ट्रोपाई कराया, अभी पता चल गया कि इन्फेक्शन हुआ है, फिर पेशेंट को कुछ और सीवियरिटी नज़र आ रही है, कुछ लक्षण आपको दिख रहे हैं, तो अब CKMB भेजेंगे तो पता चलेगा कि इसमें री इन्फेक्शन यानी कि री अटैक हुआ है या नहीं हुआ। नेक्स्ट LDH1 इज ग्रेटर देन LDH2, ठीक है, यानी कि LDH1 हमेशा ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो वो 8 to 12 आवर में आपको एलिवेशन टाइम है इसका विच इज वेरी लॉन्ग टाइम। तब 5 to 7 डेज तक इसका पीक ड्यूरेशन रहता है और डिलेड डिटेक्शन ऑफ MI, यानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन का डिलेड डिटेक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई हाई प्रोफाइल लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज बेटर फॉर HbA, क्यों यह गोल्ड स्टैंडर्ड। फर्स्ट वन, यह प्रिसाइज वैल्यू देता है, एकदम प्रिसीजन मतलब एक्यूरेसी के साथ वैल्यू देता है। इसमें HbS और HbC को बेटरली कंपेयर कर पाते हैं हम लोग इम्यूनो एसे टेक्निक। साथ ही साथ ये NGSP सर्टिफाइड टेस्ट है HPLC फॉर द HbA1c, और यह स्टैंडर्डाइज कर रखा गया है अकॉर्डिंग टू द DCCT। DCCT क्या है, डायबिटीज कंट्रोल एंड कॉम्प्लिकेशन ट्रायल। नेक्स्ट, क्रोमेटोग्राम भी देता है जिससे आपको विजुअली सेपरेशन ऑफ ग्लाइको हीमोग्लोबिन पता चलता है, मतलब विजुअली पता चलता है ग्लाइको हीमोग्लोबिन का सेपरेशन कैसे हो रखा है, तो एक तरह का एविडेंस भी हो जाता है। नाउ अभी हमने जो भी पढ़ा वो MLT के इस लेक्चर में, उसमें आपको पता चला क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का वेटेज 35% था, मेटाबॉलिज्म का 25% वेटेज था और 25% वेटेज इंस्ट्रूमेंटेशन का था, जहाँ पे एंजाइमोलॉजी का 15% वेटेज था, ठीक है। नाउ 80% क्वेश्चन जो है वो बेसिकली कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है इसमें, और इसको आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप कुछ भी देख रहे हो इस वीडियो को कहीं से भी उसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा। नेक्स्ट माइक्रोबायोलॉजी का भी 50 क्वेश्चन लेके आऊँगा, इसके बाद से मैं फिर 50 क्वेश्चन आपका हिस्टोपैथो से लेके आऊँगा, फिर 50 क्वेश्चन हिमैट एंड से, फिर 50 क्वेश्चन ब्लड बैंकिंग से। इस तरह से हमारा आगे काम चलता रहेगा। आई होप आपके लिए ऐसे सब होगा। अगर जो ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, फ्रेंड्स को शेयर करिए, और अगर जो हम एफर्ट दे रहे हैं तो उसे मुझे दिखना चाहिए, अगर जो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ काइंडली बताइए, ठीक है ना। कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सच एक चीज़ जाते जाते सीखिए कि एम्स के जो लेबोरेटरीज है उनका सीधा काम है, प्रिसीजन इन द लैब लीड टू द परफेक्शन इन द रिजल्ट, यानी कि जितना प्रिसाइज आपका लैब में काम होगा उतना ही परफेक्शन आपका रिजल्ट होगा। तो आई होप इस डाउट के साथ इस कंटेंट के साथ हम होंगे, फिर कल फिर से मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक कीप स्क्रोलिंग, कीप वॉचिंग लैबमेट यूट्यूब चैनल। आई होप आपका एम्स एग्जाम में जल्दी आप दिखो और जल्दी क्वालिफाई करो। थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय।